नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मान लीजिए आप और मैं दोनों मिलके एक बैंक में गए अलग अलग टाइप के लोन लेने के लिए। मैं गया, बोला सर मुझे लोन चाहिए। मेरे पास कोई पेपर नहीं थे, बट आप पेपर की पूरी फाइल बना के और अच्छे से प्रिपेयर होके ब्रांच मैनेजर के पास गए और आपने अपनी फाइल ब्रांच मैनेजर्स को दी। आपको क्या लगता है दोस्तों, किसकी बात ज्यादा अच्छे से सुनी जाएगी और किसकी बात ज्यादा सीरियसली सुनी जाएगी? ऑफ कोर्स आपकी सुनी जाएगी। दोस्तों, प्रिपरेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेज ऑफ लोन प्रोसेस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं लोन प्रोसेस के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जिसकी 4 वीडियो मैं ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाइए और मेरे द्वारा बनाए हुए पिछले 4 वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एज वेल एज आई बटन पे भी मिल जाएगी। दोस्तों, तो आइए आज की जो स्टेज है प्रिपरेशन, वो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रिपरेशन एक कस्टमाइज्ड टॉपिक है। हर एक लोन के लिए अलग प्रिपरेशन होती है, हर एक तरीके की लिमिट के लिए अलग प्रिपरेशन होती है, हर एक तरीके की स्ट्रेंथ वीकनेसेस के लिए अलग तरीके से प्रिपरेशन होती है। दोस्तों, ये बहुत लंबा चलेगा, बट मैं इसको आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, जिससे आपकी पूरी की पूरी एक प्रिपरेशन का आइडिया समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। दोस्तों, आज प्रिपरेशन में हम सिर्फ 2 टॉपिक करेंगे। एक है कि आप अपनी बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन इंक्रीज कीजिए, और दूसरा बेसिक डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होती है। दोस्तों, जो ट्रांजैक्शन मैंने इंक्रीज करने की बात बोली, मान लीजिए आज आपने इंजीनियरिंग पास आउट की आईआईटी से और आज आपको एक फर्म डालनी है, एक फैक्ट्री डालनी है, तो दोस्तों आपके पास पिछला रिकॉर्ड कहां से आएगा? दोस्तों, उस केस में आपके लिए ये स्टेज नहीं है, बट उनके लिए है जिनका ऑलरेडी कोई रिकॉर्ड है, ऑलरेडी बैंक अकाउंट है, ऑलरेडी वो एम्प्लॉयड है, उनकी अकाउंट में सैलरी आ रही है, तो उनके लिए स्टेज है। सबसे पहले आप जिस भी बैंक को सेलेक्ट किया है तो उसमें अपनी ट्रांजेक्शन बढ़ाइए। मान लीजिए अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, तो जिस बैंक को आपने सेलेक्ट करा है उस बैंक में अपनी सैलरी अकाउंट शिफ्ट कीजिए। अगर उसमें सैलरी पहले से आ रही है तब तो बहुत अच्छी बात है। और अगर मान लीजिए अगर आप नॉन सैलरीड इंडिविजुअल हैं या फिर कोई बिजनेसमैन है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, तो आप क्या कीजिए, जिस भी बैंक को सेलेक्ट किया है उस बैंक में अपनी ट्रांजैक्शन बढ़ाइए। ट्रांजैक्शन बढ़ाने का क्या मतलब होता है? अपनी सेल्स ट्रांजैक्शन उसमें क्रेडिट कीजिए। जो पैसे आपको आपके कस्टमर से आते हैं, जो चेक आते हैं, वो उस बैंक में डिपॉजिट कीजिए। एक सिंपल सा बेसिक मतलब ये हुआ, उस बैंक अकाउंट में पैसे जमा होंगे, उस बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जाएंगे। ये काम करना आप शुरू कर दीजिए। और कम से कम कितने दिन? कम से कम 2, 4, 6 महीने तो आप कीजिए ही। ये डिपेंड करता है ब्रांच मैनेजर्स पे, क्योंकि जब भी आप अपना बैंक अकाउंट का इंप्रेशन लेके जाते हैं तो सबसे पहला इंप्रेशन ये बनता है कि आपके बैंक अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शन है, तो वो चीजें दिखनी चाहिए। दूसरा, आपको अपने बैंक अकाउंट में फाइनेंशियल डिसिप्लिन आप मेंटेन करो। क्या कोई चेक बाउंसिंग नहीं होनी चाहिए ज्यादा, या फिर इनसफिशियंट बैलेंस की वजह से चेक बाउंस हो रहा है, या टेक्निकल रीजन की वजह से चेक बाउंस हो रही है, या फिर आपकी मिनिमम बैलेंस कम हो रही है। आप इतने पैसे निकाल ले रहे हैं कि जो मान लीजिए एक नेशनलाइज्ड बैंक में एक करंट अकाउंट के लिए जो मिनिमम बैलेंस है ऑन एन एवरेज 10,000 रुपीज है, आप उससे भी कम पे लेके चले जा रहे हैं, तो ये काम नहीं करें। ठीक है, आपकी अगर कहीं से पहले से लोन चल रही है, उसकी इंस्टॉलमेंट बाउंसिंग के चार्जेस जा रहे हैं आपके बैंक अकाउंट में, तो ये सब आप ऑब्जर्व कीजिए। ये सब फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। आपकी इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट पेमेंट रेगुलर नहीं है, अगर पहले से कोई लोन चल रही है तो उसमें मिनिमम बैलेंस मैंने बता ही दिया। आप बार बार ओवरड्राफ्ट ले रहे हैं, अगर मान लीजिए आपकी रनिंग अगर सीसी लिमिट पहले से चल रही है और आप बहुत ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। मान लीजिए आपका करंट अकाउंट है बिजनेस का, ठीक है, अब उससे आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आप पे कर रहे हैं बार बार। दिस इज नॉट ए गुड साइन। चलो एक बार कर लिया, कोई बात नहीं। आप जो क्रेडिट कार्ड, पर्सनल क्रेडिट कार्ड है, उसका आप बिल अपने सेविंग अकाउंट से पे कीजिए। ठीक है, करंट अकाउंट आपके बिजनेस के लिए है, तो आप अपना बिजनेस को सोचो और बिजनेस के हिसाब से उसमें ट्रांजैक्शन करना शुरू कीजिए। तो सबसे पहली चीज हो जाएगी कि आप ट्रांजैक्शन, अपना जो अकाउंट है, अकाउंट को स्मार्ट बना रहे हैं। जैसे आप शादी में जाने से पहले अपने खुद को सजाते हैं ना, उस तरीके से पहले अपने अकाउंट को भी सजाइए, उसमें ट्रांजैक्शन कीजिए, उसमें अपने बिजनेस की तरह। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपकी सेल्स हुई है 2 लाख की, मान लीजिए 1 महीने में, और लास्ट मंथ आपकी सेल्स ट्रांजैक्शन आ रही है 20 करोड़ रुपए। इसका मतलब ये है आपने वो भी पैसे इसमें क्रेडिट करे हैं जो आपके सेल्स से रिलेटेड नहीं है, या फिर जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ये एक्सप्लेन किया जा सकता है कि आपने कहीं से लोन लिए होंगे, तो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बट
कोशिश कीजिए कि जो आपके बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, बिजनेस अकाउंट में सिर्फ वही जाए। आपकी सैलरी उस बैंक अकाउंट में आए जहां से आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आपकी जो इनकम है, मान लीजिए आप प्रोफेशनल हैं, आपकी क्लाइंट की फी आ रही है, तो वो क्लाइंट की फी भी उस अकाउंट में जाए जहां पे आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा जो मैंने आज बोला था, आज बताऊंगा, वो है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में देखिए 3 तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं। एक तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये हर तरीके के लोन, चाहे आप रिटेल या कॉर्पोरेट या कोई भी नॉन फंड बेस्ड लिमिट कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद होते हैं नीड बेस्ड डॉक्यूमेंट। नीड बेस्ड डॉक्यूमेंट रिटेल के लिए अलग होंगे, कॉर्पोरेट के लिए अलग होंगे, नॉन फंड बेस्ड के लिए अलग होंगे, और ये लिमिट वाइज स्पेसिफिक भी होती है। जैसा अगर मान लीजिए आप हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हाउस के डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, बट अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हाउस के डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ेंगे। तो वो नीड बेस्ड डॉक्यूमेंट्स है। और तीसरा इनहांस ड्यू डिलिजेंस डॉक्यूमेंट। ये क्या होती है? अब मान लीजिए आपकी डॉक्यूमेंट्स बैंक प्रोसेस कर रही है, उनको कुछ उसमें कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसको इनहांस ड्यू डिलिजेंस डॉक्यूमेंट में हम कवर करेंगे। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, और जो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे वो नीड बेस्ड डॉक्यूमेंट होगा। तो बेसिक डॉक्यूमेंट में क्या क्या आती है? एक आती है केवाईसी डॉक्यूमेंट। केवाईसी क्या होता है? नो योर कस्टमर, मतलब आप अपनी आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ देते हैं। जनरली पैन कार्ड एंड आधार कार्ड इज सफिशियंट। अब पैन कार्ड दिया, आधार कार्ड दिया, बट आधार कार्ड पे एड्रेस उस लोकेलिटी का नहीं है जहां आप रह रहे हैं। मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं और आपने मुंबई का आधार कार्ड है, आपने मुंबई के आधार कार्ड का फोटोकॉपी दिया और पैन कार्ड की फोटोकॉपी दी, तो वो आपको लोकल एड्रेस का प्रूफ मांगेंगे। तो उसके लिए आप रेंट एग्रीमेंट या फिर कोई और जो प्रूफ है वो आप लगा दीजिए। देखिए, मैं ये बताने नहीं जाऊंगा कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं। मैं ये आप पॉज करके ये चीज देख सकते हैं कि कौन कौन से चीजें किसमें आती है। सिर्फ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में मोस्टली हम पैन कार्ड, आधार कार्ड, या फिर आपका कोई भी मान लीजिए राशन कार्ड है, या फिर वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर आपका किसी भी तरीके का लाइसेंस है, पासबुक है पोस्ट ऑफिस का, फोटो पासबुक जिसमें फोटो लगी हुई है। एड्रेस प्रूफ के लिए भी इसी सब चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए आइडेंटिटी प्रूफ और एक डॉक्यूमेंट चाहिए एड्रेस प्रूफ। अगर आप एक से ज्यादा रख सकें तो बहुत अच्छा है। पासपोर्ट भी आपकी आईडी प्रूफ हो सकती है और एड्रेस प्रूफ भी हो सकती है। तो ये आप एक वीडियो पॉज करके आप ये लिस्ट पूरी देख सकते हैं। जो दूसरी बेसिक डॉक्यूमेंट आती है वो फोटोग्राफ्स आती है। तो आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ किसके? जो आपके लोन के एप्लीकेंट हैं प्लस जिनको आपने गारंटर ऑफर किया हुआ है उन दोनों के, या फिर जो को एप्लीकेंट। आप मान लीजिए आपने 4 नाम से एक लोन लेना है, तो उन चारों के फोटोग्राफ्स, केवाईसी डॉक्यूमेंट, ये मैं एक इंडिविजुअल के लिए बता रहा हूँ। अब जितने भी इंडिविजुअल होंगे सबकी अलग अलग लगेगी। और अब ये तो देखिए केवाईसी डॉक्यूमेंट ये हो गई। अब आप बोलोगे कि कंपनी है मेरी, या आपकी पार्टनरशिप फर्म है, या फिर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उसके फोटोग्राफ्स तो होते नहीं। बिल्कुल नहीं होते हैं। मैं इसको और डिटेल में आगे भी देखूंगा। मतलब कंपनी के केस में डायरेक्टर, पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर, प्रोप्राइटरशिप के फर्म के केस में प्रोप्राइटर, तो इन सबों के जो पैन कार्ड, आधार कार्ड होंगे वो तो दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कंपनी है तो जो मैंने पहला जो एक डॉक्यूमेंट बताया था केवाईसी, उसमें कंपनी की भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उनके रजिस्ट्रेशन, उनके पैन कार्ड, ये सारी चीजें लगेंगी। तो आप जिसके भी नाम से लोन अप्लाई कर रहे हैं उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है। अब जो तीसरी बेसिक डॉक्यूमेंट आती है वो इनकम प्रूफ होती है। इनकम प्रूफ में अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो 6 मंथ की सैलरी स्लिप, लास्ट 3 इयर्स का आईटीआर या फॉर्म 16, अगर आप दोनों हैं तो दोनों ले लीजिए, और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिसमें 1 साल की सैलरी कम से कम क्रेडिट हुई है। और अगर आपके पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो उसके भी स्टेटमेंट 1 साल की कम से कम आप लगा सकते हैं। जो नॉन सैलरीड, अदर देन सैलरीड इंडिविजुअल या फर्म है, उनके लिए क्या क्या चाहिए? तो लास्ट 3 इयर्स की आईटीआर, कंप्यूटेशन एंड बैलेंस शीट, ये तीनों नेसेसरी है, और ऑडिटेड बैलेंस शीट अगर एप्लीकेबल है तो, और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फॉर लास्ट 1 ईयर जहां पे इनकम या सेल्स क्रेडिट हो रही है। ठीक है, वो भी आपको चाहिए। मैंने प्रिपरेशन स्टेज में बताया था, जो पहला स्टेज था कि आप उसी बैंक में अपनी ट्रांजैक्शन शिफ्ट कर दो। तो अगर आप सेम बैंक में आपका अकाउंट है और सेम बैंक के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप ये नहीं भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि बैंक खुद से वो
स्टेटमेंट निकाल लेगी। और जीएसटी और वैट रिटर्न फॉर 1 ईयर। अब आप बोलोगे वैट रिटर्न तो अब जाती ही नहीं। भैया जाती है कुछ कुछ केसेस में, जैसे मान लीजिए कि आपका लिकर का बिजनेस है तो वहां पे वैट रिटर्न ही जाती है, जीएसटी नहीं जाती अभी भी। तो ये सारी चीजें जो है आपको इनकम प्रूफ में लेनी चाहिए। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, आपने आईटीआर दे दी, उस आईटीआर में इनकम दिख ली है 5 लाख रुपए, ठीक, आपका बैंक अकाउंट में 1 पैसे का इनकम नहीं है तो नहीं चलेगा। ये तीनों चीजें आपकी कमेंसुरेट होनी चाहिए, ठीक है। आपकी बैलेंस शीट पीएल में भी वो दिखना चाहिए, आपकी सैलरी में भी अगर आप सैलरी, आपके बैंक अकाउंट में भी वो दिखना चाहिए। तो इस तरीके से जब कमेंसुरेट होगी तो वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट फॉर्म करेगी। ये तो हो गई इनकम प्रूफ। अब बिजनेस एक्टिविटी प्रूफ क्या है, उसके लिए आप क्या देंगे? जो सैलरीड इंडिविजुअल है वो आप दे सकते हैं एम्प्लॉयर का लेटर, आईडी कार्ड और कंफर्मेशन लेटर। और दूसरे जो अदर देन सैलरीड है वो आप देंगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। जैसे मान लीजिए मेरी एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री मैंने एक दिल्ली के किसी एक पार्ट में लगाई हुई है, तो वहां का अगर मैंने ऑनरशिप ली हुई है तो कंपनी के नाम से अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो उसको, या फिर कोई रेंट एग्रीमेंट है तो वो सारी चीजें आपको देनी होगी। तो ये हो गए बेसिक डॉक्यूमेंट दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, नीड बेस्ड डॉक्यूमेंट करेंगे, बट वो हम करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।